मुझको डाउट है अब। अच्छा, उससे पहले एक अनाउंसमेंट करनी है मुझे। तो अब से होगा आपका, एक मिनट। हाँ जी। तो अब से आपका होगा मेंटरिंग होगी। उसमें क्या होता है कि जैसे हर स्टूडेंट को जो 1वीं से पढ़ रहा है सबको मिलता है ये, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना कि मुझे कॉल नहीं आया। सबको बारी बारी हम लोग कॉलिंग करना स्टार्ट करते हैं, और हर बच्चे से इंडिविजुअली बात की जाती है, पेरेंट्स से भी बात की जाती है, और ये पता लगाया जाता है कि आप क्या पढ़ाई कर रहे हो, कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है, आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है, किस तरीके की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, क्या एग्जाम आप सोच रहे हो, किस तरीके की हेल्प आपको चाहिए। जैसे किसी बच्चे को टाइम टेबल में मदद चाहिए, किसी को बुक्स चाहिए, किसी को एक्स्ट्रा लेक्चर चाहिए किसी टॉपिक्स के, किसी को स्पेसिफिकली फिजिक्स में ज्यादा मदद चाहिए या बायो में ज्यादा मदद चाहिए, तो दिस इज कॉल्ड मेंटरिंग। तो मैं, सत्येंद्र तोमर सर या सत्येंद्र कुमार सर, हम लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे फोन पे ही बात करेंगे। हम लोग मोस्ट प्रोबेबली मीटिंग रखेंगे ऐसी, गूगल मीट ओपन, और फिर आपसे इंटरेक्ट करेंगे और फिर आपके साथ वर्क करेंगे। सो हमारा जो एम रहेगा वो ये कि आप इम्प्रूव कर पाओ, हर संडे टेस्ट के साथ आप इतना इम्प्रूव करो कि जब नेक्स्ट ईयर 2024 में आप नीट दो तो आपका क्वालिफाई हो जाए। हमारा मेन पर्पस ये है, ठीक है। इसको मेंटरिंग कहते हैं। तो आपको एक टीचर असाइन होंगे और वो आपको पूरा साल मेंटर करेंगे, पूरा साल आपके साथ रहेंगे, हर तरीके की प्रॉब्लम्स आपकी, आपको हेल्प करेंगे। तो सबको कॉल आती है इसके लिए। अब मुझे बताओ, मंडे से स्कूल है सबके? ये यस मैम मैम। मैम। स्कूल कितने बजे जाते हो? 3 बजे स्टार्ट हो जाएगा। अरे स्कूल जाते कितने बजे हैं घर से? 7:30। मैम 9 बजे। 7:30 7:30। निकल जाती है। ये मैम। यस मैम। और वापस कब आते हो? हम 3:30। 3 बजे। 5 PM। जी, 7:30 निकल के 5 PM वापस आते हो? नो मैम, मैम मैम 3:30। हाँ नेहा मैम बोलो। मैं 9 हाँ भूमि। मैम मैं 9 बजे निकलती हूँ और 5 बजे घर में पहुँचती हूँ। ठीक है, तो मैं ये लगा लूं कि जो बच्चे 7:30 पे जाते हैं वो जल्दी घर भी आ रहे हैं, जो देर से स्कूल जा रहे हैं वो देर से घर आ रहे हैं, ये ये मैम। ये ठीक है। मैम। ये मैम। ठीक है वंश। तो हिसाब कैसा रहेगा कि आपको कॉल आएगी, वो आपका इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे, ठीक है। अब में से जिसके साथ भी लगाएंगे, इट्स नॉट अ वाइवा, वाइवा नहीं है, हम तुम्हें जानना चाहते हैं। घबरा के ये मत सोचना हाय मेरा पेपर हो रहा है मैं नहीं जा रही, ऐसे मत करना भाई, ठीक है, मारूंगी बहुत मैं। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेंगे क्लास में जो तुमने मुझे पागल किया। तो सो आप लोगों का वाइवा लगेगा। तो वाइवा के 2 टाइमिंग रहेंगे, या तो 7:30 से 8, जिन बच्चों को ये सूट नहीं है उनके लिए वाइवा लगेगा 3:30 से 4। दोनों में से एक टाइम सूटेबल है तुम्हें? ये मैम। तो मैम। प्लीज अंगूठा लगा दो जिसको दोनों में से एक टाइम सूटेबल है, कोई जिसको दोनों में से एक टाइम भी सूटेबल नहीं है। तुम भी कौन सा टाइम, क्या कितने बजे जाती हो, कितने बजे आती हो? तो नो का क्या मतलब था? ठीक है, तो इन दोनों में से एक टाइम होगा। तो जब आपको कॉल आएगा वाइवा के लिए, आप बता देना कौन से टाइम पे अवेलेबल हो, उसी टाइम पे आपका वाइवा शेड्यूल हो जाएगा, ठीक है जी। ये मैम। ये मैम। एक श्योर उनको सही टाइम बताना और उसी सही टाइम पे आ जाना, नहीं तो फिर लंबा हो जाएगा। तन्वी जाती कितने बजे हो? हाँ तो 9 बजे जाती हो तो सुबह 7:30 से 8 बजे आ सकती हो ना वाइवा में। ये तो बोला मैंने, एक टाइम चाहिए ना तुम्हें, तो एक टाइम में वाइवा ले लेना, ठीक है जी। सो मेक श्योर आप उनको क्लियरली बताओ आप कौन से टाइम पे अवेलेबल हो, ताकि वो आपका शेड्यूल कर पाए, ठीक है। ये मैम। ये मैम। तो 7:30 to 8 हो सकता है, या फिर दूसरा टाइम है आपका 3:30 to 4। सबका ना अलग अलग होगा, कुछ बच्चों का अगले हफ्ते स्टार्ट हो जाएगा, कुछ बच्चों का उसके अगले हफ्ते स्टार्ट होगा, कुछ बच्चों का उसके अगले हफ्ते स्टार्ट होगा। और हमारे पास कितने 5 बैचेज है है ना। तो 5 बैचेज में तुम्हारा नंबर कब आएगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारा नंबर आ जाएगा। जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उन सबका आएगा, ठीक है, ये क्लियर है? ये मैम। ये है ना। मैम। अपने ऐसे कलेश में डालना, हे रोगा मेरा नंबर नहीं आया, उसको कॉल आ गई, सबको आ जाएगी, ओके। ये मैम। ये मैम। कोई मेलोड्रामा नहीं करेगा। चलो डन विद द, अरे मेरा पेन टाइम नहीं दिख रहा मुझे, हाँ चलो पढ़ाई करें। ये मैम। ये मैम। तो शिक्षा के इस मंदिर में आज हम पढ़ेंगे कैंसर के डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मतलब पता लगाना, आपको पता लगाना है किसी को कैंसर है। तो आप क्या क्या टेक्निक यूज कर सकते हो टू एनालाइज समवन हैविंग कैंसर? कोई तरीका जो आपको ऑलरेडी पता हो मुझे बताओ, किसी को।
एनीवन हु हैव मेट कैंसर पेशेंट? नहीं आइडिया, ठीक है कोई बात नहीं। तो उनके ब्लड बोल बेटा, मैं फोन से ज्वाइन नहीं कर सकती, तुम चेकअप करके हाँ कौन सा चेकअप? ब्लड सैंपल? ब्लड, यस मैम। ब्लड कैंसर में ब्लड सैंपल चेकअप होता है, राइट, दैट्स ट्रू, ठीक है। तो डिफरेंट मेजर्स है डिफरेंट टाइप के कैंसर डिटेक्ट करने के लिए। एक बहुत कॉमन मेथड है जिसको कहते हैं बायोप्सी। बायोप्सी क्या है कि मान लो किसी को कैंसर है और मान लो उसको ब्रेस्ट में कैंसर है, ठीक है, स्क्रीन दिख रही है सबको, Yeah, ma'am. Yes, मैम। राइट। तो ब्रेस्ट में कैंसर है तो उस फीमेल के ब्रेस्ट में लेट्स से ये कैंसर सेल्स है, तो डॉक्टर क्या करेंगे, उसके कैंसर सेल्स का थोड़ा सा सैंपल निकाल लेंगे सेल का, ठीक है। तो सेल का सैंपल निकाल लेना, सेल या मैं टेक्निकली बोल रही हूँ इट्स नॉट सेल, इट्स एक्चुअली टिश्यू, मेरे हाथ में बैठ रहा है एक सेकंड। तो टिश्यू का सैंपल निकाल लिया, ठीक है। तो टिश्यू का सैंपल निकालना फॉर एनालिसिस कि सेल नॉर्मल है या फिर कैंसरस है, इसको हम कहते हैं बायोप्सी। तो जनरली कैंसर में बायोप्सी एक बार होती ही है कंफर्म करने के लिए कि कैंसर है या नहीं, ठीक है। फिर इस टिश्यू के सैंपल को मैंने लैब में भेजा और लैब में जो स्टडी हुई, स्टडी होके पता चलेगा कि इसे कैंसरस सेल है या नहीं। तो जो लैब में स्टडी हुई होती है उसको कहते हैं हिस्टोपैथोलॉजी, ठीक है। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी मींस जो लैब में जाके टिश्यू सैंपल की स्टडी हुई है, राइट। और टिश्यू के सैंपल को निकालना दैट इज ए बायोप्सी। समझ आया? हाँ Yeah, ma'am. yes, ma'am. तो दिस इज वन ऑफ द टेक्निक जो यूज होता है। सेकंड इज रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी में क्या कहते हैं, एक्सरे जो होती है वो 2 डायमेंशनल होती है। देखो तुमको टेक्निक्स की डिटेल में तो जाना नहीं है बिकॉज तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है ये वाला, राइट। लेकिन वो क्या पूछ लेते हैं कि रेडियोग्राफीज में कौन सी रेज यूज होती है, तो उसमें यूज होती है एक्सरे। ये सच में नीट का क्वेश्चन है। दूसरा होता है एक्सरे कैसी होती है, दैट इज ए 2D। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो दीज आर द क्वेश्चन दे कैन आस्क। डायग्नोसिस से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो एक्सरे डाल के देखेंगे उसके ऊपर, फिर एक्सरे की रिपोर्ट में पता चल जाएगा कि यहाँ पे लंप ऑफ सेल है, मतलब सेल्स का गुच्छा है, मोस्ट प्रोबेबली कैंसर हो सकता है। थर्ड इज सीटी। सीटी स्टैंड फॉर कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी की फुल फॉर्म से क्वेश्चन बन सकता है आराम से। दिस इज अ 3D स्कैन। अब आप उसी ऑर्गन का, उसी स्ट्रक्चर का 3D स्कैन निकाल के देख लो, तो उससे भी पता चल जाएगा कैंसर है या नहीं। अब आपसे ये पूछ लेते हैं कि डायग्नोसिस ऑफ कैंसर में सबसे ज्यादा सेफेस्ट वे कौन सा है। देखो अगर आप बायोप्सी करते हो तो आपको कट लगाना पड़ेगा बॉडी पे, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो देखो अगर आपको कट लगाना है तो ऑपरेशन थिएटर जाना पड़ेगा, तो उसका स्ट्रेस तो होता है ना इंसान को। तो क्या होता है कि जब भी बॉडी में किसी भी तरीके का कट लगता है, जिसको हम कहते हैं चीरा लगाना, जब भी चीरा लगता है ना तो उसको सिंपली कहते हैं इट्स अ स्ट्रेसफुल प्रोसेस। ब्लीडिंग के चांसेस भी होते हैं और पेशेंट को एक स्ट्रेस रहता है कि ऑपरेशन थिएटर में जा रहे हैं, राइट। तो बायोप्सी इज अ गुड वे, कंफर्म हो जाता है कि कैंसर है या नहीं, बट वो स्ट्रेसफुल है। तो सबसे अच्छा तरीका जिसमें पेशेंट को ज्यादा स्ट्रेस भी ना हो और उसको खास नुकसान भी ना हो, वो जो टेक्निक है कैंसर डिटेक्शन की, दैट इज MRI। तो ये नीट का क्वेश्चन, हाँ दैट इज अ नीट क्वेश्चन। MRI stands for magnetic field resonance। ये सेफेस्ट है टू डायग्नोस कैंसर। Why? Because MRI की जो रेडिएशंस है वो क्या करती है, वो हार्म भी नहीं करती है ज्यादा स्ट्रक्चर को। आप एक्सरे डालोगे ना तो एक्सरे से हार्म होता है बॉडी को, ठीक है। तो MRI है द सेफेस्ट वन, ये नीट का क्वेश्चन है। सेकंड, स्पेशली जब ब्रेस्ट कैंसर होता है किसी को तो उसकी डिटेक्शन के लिए जो स्कैन निकाला जाता है दैट इज मेमोग्राफी। मेमोरी ग्लैंड है, मेमो याद रख सकते हो। तो मेमोग्राफी इज आल्सो यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। क्लियर? Yes, ma'am. ब्लड टेस्ट भी होता है बेटा, स्पेशली ब्लड कैंसर के केस में, विच इज लुकीमिया। लुकीमिया के केस में अक्सर होता है ब्लड टेस्ट, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द मेथड, आपको इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। चले आगे, Yes, ma'am. Yes. किसी को डाउट? No, ma'am. ठीक है, नो मैम। नाउ ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो आप उसको कैसे ट्रीट कर सकते हो, किसी को पता है कैसे ट्रीट कर सकते हैं? Chemo. कीमोथेरेपी। कीमो में होता क्या है? कुछ भी पता है वो बता दे, मैं कहाँ से कह रही हूँ तेरे को सही से पता है। क्या लगता है क्या होता है? हाँ सेजल। मैम कीमोथेरेपी में वो एक्स रेज का यूज करते हैं उन सेल्स के ऊपर और उनको जलाते हैं जिनमें कैंसर होता है। नहीं, कीमो में नहीं होता, वो रेडिएशन थेरेपी है। सही बोले पर रेडिएशन, और एक्सरे नहीं होती, गामा रेज होती है। एक्सरे इज यूज्ड टू गेट एक्सरे फिल्म जिसमें आप एक फोटो निकल के आती है ब्लैक एंड व्हाइट, दैट इज एक्सरे। कीमोथेरेपी होती है, कीमो वर्ड आया केमिकल से, यानी केमिकल से ट्रीट करते हैं, दवाइयों से, दैट इज कीमोथेरेपी। और कोई थेरेपी पता है किसी को? नहीं कोई? पूछ रही हूँ, पता है तो बताओ, नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैंने कहा पढ़ा है अभी।
देखो एक तरीका है सर्जरी, आप सर्जरी के लिए जिस एरिया में कैंसर है उसको रिमूव कर दो। अब मुझे बताओ, एक कैंसर होता है एक ही जगह रहता है, एक कैंसर होता है चारों तरफ फैलता है, वो जो फैलने वाला कैंसर है उसका नाम क्या है? मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो मैलिग्नेंट कैंसर कॉज करता है, राइट। और ये जो फैलने की प्रॉपर्टी होती है कैंसर सेल की एक ऑर्गन से दूसरी जगह जाने की, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस, राइट। नीट पे इस पे क्वेश्चन बहुत आता है, आपके स्कूल में भी इस पे शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो जिसको अब फैलने वाला कैंसर है उसके लिए सर्जरी अच्छी नहीं है, क्यों? मान लो उसे ब्रेस्ट में कैंसर है, ब्रेस्ट रिमूव कर दी, लेकिन वो कैंसर फैल के दिमाग में चला गया, वो तो जाता ही रहेगा ना। अब कितने ऑर्गन रिमूव करोगे? तो सर्जरी जनरली अच्छी होती है इन द केस ऑफ बेनिन कैंसर, है ना, जहाँ पे एक ऑर्गन में कैंसर है उसी को रिमूव कर दो तो फिर उसके बाद प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो सर्जरी इज वन ऑफ द ट्रीटमेंट। अब ये जो ट्रीटमेंट प्रोसेसेस है ना वो एक नहीं चलते हैं, कैंसर पेशेंट पे सारे चलते हैं, बहुत सारे एक साथ चलते हैं। जैसे कैंसर पेशेंट को पहले कीमोथेरेपी पे रखेंगे, फिर बॉडी जब स्टेबल हो जाएगी फिर सर्जरी करेंगे, राइट। सेकेंड इज द कीमोथेरेपी। ये मैंने रैंडम ऑर्डर लिखे, ऑर्डर में नहीं चल रही है। कीमोथेरेपी में क्या करते हैं, केमिकल किसी को इंड्यूस करते हैं, केमिकल बॉडी में डालते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोई है जैसे कैंसर है, तो यहाँ पे पिकलाइन लगाएंगे। पिकलाइन पता है? आई एम नॉट श्योर, गूगल पे क्या दिखाएंगे, ये रिस्क नहीं मिलेगी, ठीक। एक छोटी सी यहाँ से लाइन डालते हैं जो नेक के थ्रू या फिर आर्म्स के थ्रू, जनरली नेक के थ्रू होता है क्योंकि यहाँ पे इजी हो जाता है, और वो सब वेन्स के पास लगा लेते हैं पाइप्स, ठीक है। और यहाँ पे एक लटका के ऐसे छोड़ देंगे, तो जब भी कीमोथेरेपी देनी होगी वो केमिकल को यहाँ अटैच करेंगे, ठीक है, और केमिकल धीरे धीरे बॉडी में जाते रहेंगे। जैसे आपने हाथ में भी देखा होगा ना, ड्रिप लग जाती है, तो ड्रिप लग जाती है, ये सीधे नर्व्स में जाकर दवाइयां डिलीवर करती है। तो कीमोथेरेपी में लिक्विड मेडिसिन है जो नसों के थ्रू बॉडी में दे दी जाती है, बिकॉज ये केमिकल बहुत स्ट्रांग होते हैं, इस वजह से कीमोथेरेपी के बाद इंसान को स्टेबल होने में टाइम लगता है। अब कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट पता है? बाल झड़ जाते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि केमिकल है ना। अब देखो ये जो केमिकल है तो ब्लड में घुला और पूरी बॉडी में चला गया। इसको कैसे पता कैंसर सेल कौन से है? इसको इतना पता है कि जो कैंसर सेल है ना उसकी प्रॉपर्टी है कि वो क्या करते रहेंगे हर टाइम, एबनॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते रहेंगे। हाँ, कीप डिवाइडिंग, है ना। तो इसलिए जो भी सेल कीप डिवाइडिंग है, डिवाइडिंग मतलब माइटोसिस मियोसिस, माइटोसिस। माइटोसिस, तो जो भी लगातार माइटोसिस कर रहे हैं उन सेल को ये मारते हैं। अब आपकी बॉडी में जो हेयर है, अगर मैं यहाँ पे वैक्स कर लूं, रिमूव हो गए, दोबारा आ जाएंगे। यस मैम। मैम। यो मैम। ये मैं तो जो आपके हेयर सेल है वो भी तो माइटोसिस करते रहते हैं। स्किन की ऊपर की लेयर भी तो बार बार झड़ती है और नहीं आती है। तो कीमोथेरेपी के सेल्स को पता नहीं चलता है केमिकल्स को कि किसको मारना है, इस चक्कर में वो हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स को भी मार देते हैं जो कीप ऑन डिवाइडिंग है। इस वजह से जो लोग होते हैं उनको बाल झड़ने लग जाते हैं, क्योंकि जो बाल जनरेट कर रहे हैं उन सेल्स में भी माइटोसिस हो रही है, केमिकल को लगता है ये भी कैंसरस सेल है, वो उसको भी मार देता है। तो इसलिए कीमोथेरेपी का बहुत कॉमन एक साइड इफेक्ट है बाल झड़ जाना, स्किन का रफ हो जाना, स्किन का पीला पड़ जाना। क्यों? क्योंकि ब्लड सेल भी तो डिवाइड होते रहते हैं ना आपकी बॉडी में। आरबीसी की लाइफ कितनी होती है आपकी बॉडी में? 120 डेज। 120 days। हाँ, उसके बाद नए आरबीसी बनेंगे। तो ये जो केमिकल्स होते हैं ना ये उन सेल्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए थोड़ा बॉडी में हाल खराब हो जाता है, ठीक है। तो कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट इस वजह से आते हैं। क्लियर है आपको? यस मैम। नेक्स्ट इज रेडिएशन थेरेपी। देख बेटा, रेडिएशन थेरेपी में गामा रेज यूज होती है, ये नीट का क्वेश्चन है, राइट। तो रेडिएशन थेरेपी में क्या है, जैसे किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो स्पेसिफिकली जहां पे वो कैंसरस लंप है वहां पर वो रेडिएशन डालेंगे और उसको वहीं पे जला के मार देंगे। उसके आसपास के कुछ सेल मर सकते हैं, पर रेडिएशन थेरेपी काफी ज्यादा फोकस्ड होती है उसी ऑर्गन पे जहां पर डिफेक्ट है। नेक्स्ट इज इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी मतलब किसी को कैंसर है उसको ऐसे केमिकल दो कि उसका इम्यून सिस्टम और स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। तो रेडिएशन थेरेपी में हम दे देते हैं अल्फा इंटरफेरोन्स। अल्फा इंटरफेरोन्स आर द केमिकल जो बॉडी में जाते हैं पेशेंट की और पेशेंट के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर देते हैं ताकि वो कैंसर के सेल से लड़ पाए, ठीक है। यस मैम। सो दीज आर द सम ऑफ द टेक्निक्स, राइट। इसमें से बेस्ट का आप नहीं लिख सकते हो बिकॉज हर टेक्निक हर पेशेंट के थ्रू वेरी करती है। ओके जी, ये मैम। ये मैं आगे बढ़े। ये मैम। Just give me Yes, 1 ma'am. minute, 1 मिनट देना, मैं पानी पी के आऊं, पानी नहीं पड़ा।
आइए चल, अब हम स्टार्ट करते हैं ड्रग्स के बारे में। ओके, आवाज आ रही? देखो, ड्रग्स में आपको 3 केमिकल्स पढ़ने हैं। What is the difference between drugs and medicine? मेडिसिन हमारे लिए अच्छी होती है और ड्रग्स नहीं होते अच्छे। देखो, ड्रग्स एंड मेडिसिन केमिकली तो सेम ही चीज है। दीज आर द केमिकल्स जो बॉडी के फंक्शन को मॉडिफाई करते हैं, है ना। दोनों ड्रग्स एंड मेडिसिन एक्चुअल में तो एक ही टर्म है। अगर मैं इसको और चेंज कर दूं, ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ, अगर मेरे को इसको और डिफरेंस बताना है, तो मेडिसिन आर द केमिकल्स जो हमारी बॉडी के फायदे के लिए हम यूज करते हैं, एंड ड्रग्स आर द केमिकल जो हमारी बॉडी को हार्म करते हैं, राइट। ठीक है, तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो हमने ना 3 ड्रग्स पढ़ने हैं, 3 ड्रग्स पढ़ने हैं। दोज आर ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका एल्कलॉइड्स। ओके उदय, ऑलराइट, ठीक है बेटा, ठीक है। तो ड्रग्स आपको जो 3 पढ़ने हैं, दैट इज ओपियोइड, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका एल्कलॉइड। आपसे क्वेश्चन क्या आएगा, पहले तो ये जो केमिकल है कौन से प्लांट से ऑब्टेन हुआ है, और फिर ये केमिकल मॉडिफाई होके और क्या क्या केमिकल बना सकता है। जैसे मान लो एक कटोरी है, उसके अंदर एक केमिकल रखा है मैंने, अब मैं लेबोरेटरी में इस केमिकल को मॉडिफाई करके और तरीके के ड्रग्स भी बना सकती हूँ, राइट। तो आपको ये जानने की केमिकल कौन सा है, कौन से प्लांट से आया है, और इससे आप और कितने टाइप के ड्रग्स बना सकते हो। क्लियर है ये बात? ये मैम। यस मैम। तो ड्रग्स कॉमन जो हमने 3 पढ़ने हैं, होते बहुत है, आपको 3 पढ़ने हैं, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका एल्कलॉइड। अब कोका से आपको कौन सी कोल्ड ड्रिंक याद आ रही है? कोका कोला। कोका कोला। हाँ, और ओपियोइड से आपको 3 चीजें याद रखनी है। एक वर्ड है जिसका नाम है ओपियम, दूसरा वर्ड है जिसका नाम है मॉर्फिन, और तीसरा वर्ड है जिसका नाम है हीरोइन। अच्छा, एक्शन फिल्म में जब हीरोइन होगी तो वो क्या करेगी, लड़ाई करेगी? ये मैम। यस मैम। तो सोचो, अगर मैं तुमसे पूछूं तुमने संडे का टेस्ट दिया, तो मुझे बोलो नहीं दिया, मैं तुम्हारे सामने होगी, क्या करूं मैं तुम्हारे साथ, क्या हुआ? मारेंगे आप? मारूंगा नहीं, मारूंगी ना, मैं तो करूंगी स्मैक। तो हीरोइन को ही एक और नाम से बुलाया जाता है स्मैक, तो याद रखना। जैसे पिक्चर में एक्शन हीरोइन करती है ना, हीरोइन होती है, लेकिन फिर जब एक्शन सीन आता है तो उसे स्मैक करती है। वैसे ही तुम संडे टेस्ट नहीं करोगे तो मैं स्मैक करूंगी, ठीक है। तो हीरोइन ही दूसरा नाम है स्मैक का। क्लियर? यस मैम। ड्रग्स में नाम में कंफ्यूजन होती है, इसलिए बता रही हूँ, ठीक है जी। इतना चार्ट बना लिया? ये मैम। चलिए, तो देखो, व्हाट इज एन ओपियोइड। पहला क्वेश्चन तो यही है, ओपियोइड है क्या? ये अजीब सा वर्ड क्या है? दिस इज ग्रुप ऑफ केमिकल्स, ऐसे केमिकल्स का ग्रुप है जो हमें पॉपी प्लांट से मिलता है। पोपो द सेलर मैन सुना आपने? पोपो द सेलर मैन नहीं पता? नो मैम। अब नहीं आता? नहीं यार, क्या बात करो, अब नहीं आता ये कार्टून नहीं देखा आप लोगों ने? नो मैम। अब नहीं आता ये? हो पोपोय, पोपोय का क्या था, वो वैसे तो नॉर्मल होता है, लेकिन फिर जैसे वो स्पिनिच खाता है उसमें से पावर आ जाती है। इसकी तो बहुत बड़ी वीडियो गेम भी थी। ओहो, नई जनरेशन आ गई है, बुढ़े हो गए हैं हम, मिस कर दिया तुमने। बहुत अच्छा कार्टून है, जैसे स्पिनिच खाता था इसमें पावर आ जाती थी। मैं अपने बचपन में बहुत खेला इससे वीडियो गेम में। एनीवेज, तो पॉपी प्लांट से आपको मिलता है, मैं इसके रेफरेंस नहीं दे पाऊंगी आपको, तो चलो कोई ना। देखिए, जो ओपियोइड्स है वो केमिकल्स का ग्रुप है जो आपको पॉपी प्लांट से मिलता है। क्वेश्चन क्या आएगा, पहला क्वेश्चन, आपको ओपियोइड केमिकल किससे मिलता है? पॉपी प्लांट से मिलता है। अब वो इतना तो तुम्हें जानते हैं कि तुम ओपियोइड और पॉपी को पी से पी याद रख लोगे, इसलिए वो तुमको साइंटिफिक नेम मिलता है। तो साइंटिफिक नेम ऑफ पॉपी प्लांट इज पेपरबम सोमनिफेरस, ठीक है, याद रह जाएगा। ये मैम। अब कहाँ मिलता है, प्लांट है तो देख लेते हैं। प्लांट दिख रहा है आपको? दोनों से ये देखो, प्यारा प्लांट है। अब इस प्लांट में ना पॉट बनते हैं छोटे छोटे, देखो ये आपको इसको पॉट दिख रहे हैं? यस मैम। यस इस प्लांट में अगर मैं चीरा लगाऊंगी ना तो इससे केमिकल निकलते, देखो दिख रहा है? ये मैम। यस यस ये जो बाहर केमिकल लिखा है, दिस इज ओपियम। अरे ये तो डोनट्स है, ये है ओपियम, देखा? व्हाइट व्हाइट सा दूध। तो थोड़ा थोड़ा हर जगह से वेरी करता है ये, ठीक है। तो जो आपको व्हाइट कलर का दूध सा मिल रहा है, इसी को हम ओपियम कहते हैं, राइट। ग्रुप ऑफ केमिकल्स है ये।
सो ओपियम क्या होता है, पोड ऑफ पेपी, जो पेपी का छोटा सा पोड होता है जो मैंने आपको दिखाया, और उसमें कट लगाओ तो उसमें से मिल्क निकलता है। इस मिल्क को ही हम लेटेक्स भी कहते हैं और ओपियम भी कहते हैं, राइट। तो नॉर्मल वर्ड में मिल्क बोल देंगे, साइंटिफिक में ओपियम या फिर लेटेक्स। ओके, Yeah, ma'am. इसको ऐसे कंज्यूम नहीं करते, इसको मॉडिफाई करते हैं। जैसे अपने घर में आटा आता है, आटा, Yeah, ma'am. Yes, ma'am. आटे को ऐसे छानी में डाल के ऐसे 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 छानते हैं, Yeah, ma'am. है ना? तो मम्मी वो रिफाइन कर देती है, मम्मी पापा जो भी रोटी बनाते हैं रिफाइन कर देते हैं उसको, है ना। उसी तरीके से लेबोरेटरी में ओपीएम को रिफाइन किया जाता है। आपको प्रोसेस में नहीं जाना, लेकिन आपको नीट का क्वेश्चन आएगा क्या, कि पहली बात ओपीएम जो आपने निकाला है दैट इज ऑल्सो नोन एज मिल्क और लेटेक्स, इसके साथ रिफाइनमेंट करो, इसे रिफाइन कर दो। तो जब आप रिफाइन करोगे ना, इसमें से एक और केमिकल बनता है, एक और ड्रग बनता है। तो पहला ड्रग ओपीएम था, फर्स्ट ड्रग। ओपीएम को मॉडिफाई करने से सेकंड ड्रग आया विच इज नोन एज मॉर्फिन। मॉर्फिन सुने? मॉर्फिन इज एन एनाल्जेसिक। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 आपने पता होगा आपको, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी तो उस टाइम पे इतने ज्यादा मेडिसिन थोड़ी अवेलेबल थी मार्केट में, है ना। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी उस टाइम पे सोल्जर्स को हील करने के लिए तो क्या होता था कि जब सोल्जर वोंडेड होते थे वॉर में तो बहुत पेन होती थी, तो उनकी पेन को शांत करने के लिए उनको थोड़ा सा मॉर्फिन खिलाया जाता था। इवन आर्मी में भी अभी भी जो ऑन फील्ड जाते हैं, जैसे पैरा कमांडोज होते हैं, आपने सुना होगा आई होप, Yes. है ना। तो उनको अब बताओ, कोई अगर फॉरेस्ट में है और वहां पर कैजुअलिटी हो रही है या वहां अटैक हो गया तो कितना पेनफुल प्रोसेस है। तो उस कंडीशन में सोल्जर्स को भी थोड़ा मॉर्फिन दिया जाता है उस टाइम के लिए। मॉर्फिन क्या करता है, इट इज एनाल्जेसिक, दिस इज अ नीट क्वेश्चन। मॉर्फिन इज एनाल्जेसिक, और एनाल्जेसिक का मतलब होता है समथिंग विच इज पेन किलर। तो बेटा कभी पेन हो और पेन किलर खाए ना कोई भी घर में, तो वो एनाल्जेसिक खा रहे हैं, मॉर्फिन नहीं खा रहे हैं। मॉर्फिन इज वन ऑफ द पेन किलर। अब हम मॉर्फिन को यूज नहीं करते, हमारे पास और मॉडिफाई आ गए, राइट। लेकिन मॉर्फिन एज एनाल्जेसिक यूज होता है बिकॉज इट्स एन पेन किलर, राइट। तो मॉर्फिन आपको ओपियम से मिला, ओपियम आपको पेपरविर सोम्निफेरस से मिला। क्लियर है ये बात? Yes, ma'am. अगर मैंने मॉर्फिन को और मॉडिफाई किया तो मैं इसमें एसिटाइल ग्रुप डाल दूंगी। एसिटाइल ग्रुप इज CH3CO। तो मैंने एसिटाइल ग्रुप डाल दिया, मींस एसिटाइलेशन कर दी। जब मैंने इसकी एसिटाइलेशन कर दी ना, तो अब मेरे को व्हाइट कलर का पाउडर मिल जाता है, ठीक है, क्रिस्टल मिलते हैं व्हाइट कलर के, और इसको हम बुलाते हैं हीरोइन। और हीरोइन का दूसरा नाम क्या था? Smack. स्मैक। तो आपसे नीट ये पूछ लेगा एसिटाइलेशन के बाद क्या बना। तो एसिटाइलेशन और पेपरविर सोम्निफेरस का मिल्क, अगर वो बोल देंगे मिल्क एसिटाइलेशन कर दो तो आपको क्या मिलेगा। तो याद रखना एसिटाइलेशन के बाद हीरोइन बनता है, राइट। मॉर्फिन बनता है रिफाइन करने के बाद। क्लियर? Yeah. यस तो मॉर्फिन देख लेते हैं, ये तो आपको हो गया। एक बार हम लोग वो देखते हैं। मॉर्फिन की एसिटाइलेशन करने के बाद क्या बना? हीरोइन। Heroine. Heroine. दिस इज अ स्मैक। दिख रहा है आपको क्रिस्टल? स्मैक स्मैक क्रिस्टलाइन फॉर्म में आपको दिख जाएगा। इसको पीस के रखा हुआ है, इसमें व्हाइट कलर का पाउडर है, राइट। हिंदी में क्या बुलाते हैं इसको? चिट्टा. चिट्टा। सब बच्चों को पता है चिट्टा. चिट्टा बुलाते हैं इसको। कैसे पता है तुम्हें? फिल्मों में देखा है. सुना है. चिट्टा फिल्मों में तो नहीं देखते, क्योंकि मैंने फिल्में बहुत देखी है। कौन सी पिक्चर में चिट्टा बुलाते हैं बताइए? उड़ता पंजाब. हाँ, इट्स फनी बिकॉज आई एम फ्रॉम पंजाब ना, इट वाज ऑफेंसिव। हाँ, उड़ता पंजाब में चिट्टा, चिट्टा ही है। आओ चिट्टे के बारे में पढ़ो। खाने में कैसा है? कड़वा, गंदा। क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलता है। जब आप इसको एसिटाइलेशन करते हो तो क्रिस्टल बनते हैं, फिर उसके साथ तहस नहस करो। व्हाइट कलर का होता है और ऑब्वियसली सॉलिड होता है। क्रिस्टल है तो सॉलिड होगा ना। होता क्या है, ये खुशी देता है, गम देता है। बेटे ये करता है डिप्रेस, इट इज ए डिप्रेसेंट। तो डिप्रेस जब कोई इंसान होता है तो क्या होता है उसकी बॉडी में, आपको पता है? तीन में दिखाऊंगी, ऐसे बताओ। कोई डिप्रेस होता है, आपने सुना होगा ना। डिप्रेशन इज अ वेरी कॉमन, स्पेशली ये जो टीनेज आपकी जो एज है उसमें डिप्रेशन बहुत कॉमन है। जब स्कूल से कॉलेज आ रहे होते हैं डिप्रेशन आता है ना। और मेरी एज में भी कॉमन है डिप्रेशन, मुझे लगता है हर किसी एज में कॉमन है। तो डिप्रेशन होता क्या है, उसमें बॉडी में क्या होता है आपको पता है? बॉडी में क्या होता है? साइंटिफिक आंसर नहीं मांग रही मैं आपसे, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है। तो मैं पढ़ाती नहीं तो मैं बोलती नहीं हूँ। नहीं तारने, इसको नहीं बोलते। मैं मॉर्फिन को.
हाँ उसको उसको कहते हैं फिर। तो डिप्रेशन में क्या लगता है, क्या होता है किसी को डिप्रेशन होता है तो? कुछ तो कभी सुना होगा, देखा होगा। वो सैड हो जाता है बहुत ज्यादा। वो सैड रहता है, मतलब बिल्कुल शांत, अकेला बैठा, टेंशन होती है। हाँ शांत, अकेला, टेंशन, सैड होने लग जाता है, राइट। और भूख लगती है कभी? किसी को बहुत भूख भी लगती है, किसी को भूख लगती ही नहीं है। डिप्रेशन बहुत वियर्ड सी चीज होती है, चेहरा बदलने लग जाता है ना। तो डिप्रेशन में होता क्या है, बॉडी के फंक्शन स्लो हो जाते हैं, मतलब उसकी हार्ट बीट धीरे हो जाती है, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता बॉडी में, ऑक्सीजन की कमी होगी दिमाग में, अच्छे से सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है, हर फंक्शन बॉडी में स्लो हो जाता है। तो डिप्रेशन का मतलब ही होता है बॉडी के सारे फंक्शन स्लो कर दो, डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो कर दो। तो उसने खाना खाया, उसको भूख ही नहीं लगनी है, उसको जबरदस्ती खाना देना पड़ेगा, उसको भूख की सेंसेशन ही नहीं होती, क्योंकि बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो गया है। मेरा खाया खाना 4 से 5 घंटे में पच गया, उसको पच ही नहीं रहा है, राइट। सो डिप्रेशन इज समथिंग जब आपकी बॉडी बहुत स्लो हो जाती है। तो जो हीरोइन होती है, हीरोइन आर द डिप्रेसेंट, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये भी स्लो कर देते हैं बॉडी के फंक्शंस को। ये बात समझ आई? ये मैम। बात तो है कि अटैक कहाँ करते हैं, ठीक है। तो पहले तो बताओ इसको लिया कैसे, इसको स्नॉट कर लिया, इनहेल कर लिया, या फिर इसको इंजेक्शन के फॉर्म में ले लिया, ठीक है। अब जब ले लिया तो ये बॉडी में कहाँ जाएगा, लीवर में, पैनक्रियास में, किसको इफेक्ट करता है? तो ये भाग के जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन्स दे गो टू ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। क्या था ये, बोलते कि नहीं? तो ब्रेन और स्पाइनल कोड को जाके इफेक्ट करेगा। अब सोचो किसी ने इंजेक्शन लिया है हीरोइन का, और वो केमिकल सीधा ब्रेन में चला गया है। एनीथिंग विच रीचेस द ब्रेन ना इज डेंजरस। ब्रेन और आपकी बॉडी में ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, ठीक है। जो यहाँ पे ब्लड का बैरियर होता है ना, वो हर केमिकल को दिमाग में नहीं जाने देता। तो आप कोई भी दवाई खाते हो ना, हर दवाई दिमाग में नहीं जाती कभी। जो दिमाग में जाती है वो दवाइयां बहुत बुरी दवाइयां होती है, स्पेशली दवाइयां बनाई जाती है तो ब्रेन को ट्रीट कर पाए। तो दोज आर वेरी डेंजरस काइंड ऑफ मेडिसिन एंड दोज आर नॉट गुड। अब हायर क्लास में अगर कोई फार्मास्यूटिकल पढ़ोगे ना, तो यू विल लर्न कि ब्रेन, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके कुछ जा रहा है तो वो खतरनाक है भाई, वो सीधा दिमाग पे जा रहा है, सब कुछ तो दिमाग से चल रहा है, राइट। सो सोचो कि ये ड्रग जो ले रहा है वो सीधे दिमाग को इफेक्ट कर रहा है अपने, तो दिमाग तो खराब होगा ना किसी का भी। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में चला गया, और स्पाइनल कॉर्ड से जो आपके न्यूरॉन्स बाहर जाते हैं वो आपकी पूरी बॉडी को सिग्नल देते हैं, तो ओवरऑल बॉडी डिप्रेस हो जाती है, ठीक है। ऐसे इंसान को बहुत ही लूज, हल्का, अकेला फील होगा, वो दुनिया से एकदम अलग फील करेगा। और ये गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक पे भी इफेक्ट करता है। गैस्ट्रो मतलब स्टमक, स्टमक, इंटेस्टिनल मतलब इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन। इन शॉर्ट अगर मैं बोल दूं, दिस इज अ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्लो हो जाएगा, उसको से भूख ही नहीं लगेगी, क्योंकि खाना पच ही नहीं रहा ना सही से, राइट। सो दिस इज अ डिप्रेसेंट। ये आपको क्वेश्चन बन सकता है, साइट ऑफ एक्शन पे क्वेश्चन आता है। ओके जी, क्लियर सबको? ये मैम। देखो केमिकल के ऊपर पढ़ने जाओगे ना, आपको बहुत कंटेंट मिलेगा, क्योंकि बहुत सारा कुछ करते हैं ये। मैं आपको नीट के हिसाब से निकाल के बता रही हूँ कि दीज आर समथिंग विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है। आप पढ़ना चाहो आप हेल्प बुक से पढ़ो इसे, अपने नोट्स को और अपडेट कर लो, लेकिन ये चीजें मत भूलना जो मैंने बताई है, ठीक है। फिर एक्स्ट्रा पढ़ना। ये मैम। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास कैनाबिनॉइड्स, ठीक है। हाँ ताने बोलो। नेक्स्ट है कैनाबिनॉइड, जो हमें मिलते, दिस इज ऑल्सो केमिकल जो हमें मिलता है फ्रॉम कैनबिस सतीवा। कैनबिस सतीवा एक प्लांट है, तो देख लें इसको कैसे दिखता है। ये मैम। ये है कैनबिस सतीवा, देखा है आप लोगों ने घर के आसपास? ये मैम। यस ये कैनबिस सतीवा के लीव्स है ना। और अगर आप देखोगे तो इसके अंदर मेल एंड फीमेल पार्ट भी इसके फ्लावर में आपको मिल जाएगा, राइट। प्लांट फीमेल पार्ट, देख लेते हैं फीमेल पार्ट दिख जाए तो। ये देखो, ये इसका फीमेल पार्ट है, बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा। इसका फीमेल पार्ट है, वो ध्यान से आपको देखना पड़ेगा बीच में से निकाल के, ठीक है। और कैनबिस सतीवा की हम रीजन भी देख लेते हैं, अब आई गए हैं तो एक बार देखते हुए चलेंगे। देखो कैनबिस सतीवा के प्लांट के ऊपर आपको रेजेस दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं व्हाइट से पाउडरी से। ये मैम। दिस साइड कांट बी रीच, ठीक है, बात दिखा भाई, हमें ऐसे दिख गया, राइट। सो आपको 3 चीजें दिख गई कैनबिस सतीवा की। ये मैम। अच्छे से यहाँ दिख रहा है, ठीक है। अब पढ़ते हैं। तो कैनाबिनॉइड्स आर ग्रुप ऑफ केमिकल व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैनबिस सतीवा। ये पहला क्वेश्चन नीट का,
सीधा सीधा क्वेश्चन बता रही हूँ मैं, यहाँ से आएगा। दूसरा वो आपसे ये पूछ लेंगे कि अच्छा इस प्लांट में जो ड्रग निकाला है कहाँ से निकाला है, पिछले वाले में कहाँ से निकाला था ड्रग? मैम उसके बर्ड से। बर्ड नहीं था, पॉट था उसका, पॉट नाम है उसका, ठीक है। यस मैम। तो यहाँ पर हमने कहाँ से निकाला, उसके लीव्स ले लो। कैनबिस सैटिवा के लीव्स को ड्राई करके भी खाया जाता है, ठीक है, डायरेक्टली खा लिया जाता है, तो वो भी नशा करता है। और इसकी फीमेल इनफ्लोरेसेंस ले लो, ये क्वेश्चन है, फीमेल इनफ्लोरेसेंस, मेल ना लेना। तो फीमेल इनफ्लोरेसेंस को निकाल लेंगे, फीमेल के पार्ट को, ठीक है, उसको निकाल लिया, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी को, उसको ड्राई किया, उसके बाद उसको क्रश करके जो सिगरेट होती है उसमें मिक्स करके पी लेते हैं, तो स्मोक भी करा जाता है कैनबिस को। और इसके जो रेजिन्स होते हैं उससे ऑब्टेन होता है चरस। अब अगर आपसे एक क्वेश्चन बनता है कि ये जो कैनबिस है, कैनाबिनॉइड जो केमिकल है, कैनबिस प्लांट से आता है, अभी कितने सारे तरीके के आ गए ना, आपने लीफ भी निकाल लिया, फीमेल इन्फ्लोरेसेंस भी ले ली, रेजिन्स भी ले लिया, तो सबसे खतरनाक कौन सा है? तो सबसे खतरनाक है दैट इज चरस। तो रेजिन से जो चरस मिलती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो सबसे ज्यादा जो जिसका इफेक्ट होता है बॉडी में, आपके ब्रेन में, वो चरस का होता है, ठीक है। ये मैम। ये चरस पता है कैसे दिखती है? दिख रहा है आपको? ये मैम। ये कुछ इस तरीके की दिखाई देती है, राइट, ये मिल जाती है, तो नॉट अ गुड थिंग, ऑब्वियसली कोई ड्रग गुड नहीं होता। तो ये कहाँ पे जाके इफेक्ट करती है इसके बारे में पढ़ना है। देखो साइट ऑफ एक्शन है, इसके रिसेप्टर जो होते हैं वो सिर्फ ब्रेन में होते हैं, दिस इज नीट क्वेश्चन। बेटे पीछे वाला ओपियोइड्स के रिसेप्टर कहाँ कहाँ थे? CNS और डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम। यस, और इसके कहाँ पर है कैनाबिनॉइड के? ब्रेन। ब्रेन में। ब्रेन। इसने भी चरस खाया, उसका सीधा दिमाग पे गया, विच इज डेंजरस, राइट, ब्रेन पे गया ये भी, ठीक है। ये क्या करता है, इट आल्सो अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये दिल पे भी असर करता है, ये ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है किसी का, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और साथ में हेलुसिनेशन करता है। हेलुसिनेशन क्या होता है? एक का दो दिखना, जो चीजें नहीं है वो दिखना। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे को लग रहा है सामने से ट्रेन आ रही है, लेकिन मैं तो अपने रूम में बैठी हूँ, ट्रेन थोड़ी आ रही है यहाँ, लेकिन मुझे लग रहा है, दैट इज हेलुसिनेशन। मैं बैठी हूँ, मुझे तुम्हारी जगह यहाँ दो लैपटॉप दिख रहे हैं, दैट इज हेलुसिनेशन, ठीक है जी। तो ये इंक्रीज ब्लड प्रेशर करता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। यस मैम। देखो लेने का तो मैंने तुम्हें बताया, इसे इनहेल कर सकते हैं, खा सकते हैं, राइट, स्मोक कर सकते हैं, तो ये इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं। क्लियर सबको? ये मैम। ये मैं अब एक बात बताओ, अगर कैनाबिनॉइड ब्रेन को कंट्रोल कर रहा है और को ओपियम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पूरा डिस्टर्ब कर रहा है, तो फिर इसको खा क्यों रहा है कोई? काहे? मैम कुछ टाइम के लिए से रिलीफ सा फील करवाते हैं। कुछ टाइम के लिए एक आर्टिफिशियल सेटिस्फेक्शन देते हैं, है ना, तो इसलिए इसे यूज किया जाता है इन सब चीजों को। जैसे मान लो कोई थोड़े टाइम के लिए चाहता है उसकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, कहते हैं उसको बिल्कुल रियलाइज ना हो दुनिया में क्या चल रहा है। यहाँ मैं बैठी हूँ और मैं बिल्कुल नहीं चाहती मुझे कुछ भी दिखे, है ना, मैं चाहती हूँ मैं अपनी दुनिया में चली जाऊँ, तो टेम्परेरीली हेलुसिनेशन के लिए आप इसको कोई भी यूज कर लेता है। तो इसका नुकसान बहुत ज्यादा है, इसका फायदा बहुत कम है। फायदा ऐसा कह लेते हैं लोग कि इससे प्लेजर मिलता है, लेकिन ये सोचने की बात है कि अगर आपको बहुत डिफिकल्ट डे है ना, आज मान लो बहुत ही डिफिकल्ट डे गया, सुबह सुबह घर वालों ने सुनाया, स्कूल गए वहाँ टीचर ने सुनाया, ट्यूशन आए वहां पे टीचर सुना रही है फिर से, तो आज तो बहुत ही खराब दिन गया है ना, तो चलता रहता है लाइफ में, राइट। तो अब आप में छोटी सी खुशी कैसे होगी जब आप खाना खाओगे, खाना खाने के बाद अच्छा लगता है ना, ये मैम। ये मैं ब्रेन में हार्मोन रिलीज हुआ, आपको खुशी मिलेगा। थोड़ा टीवी देख लिया अच्छा लगा, दोस्त से बात कर लिया अच्छा लगा, या थोड़ी देर रिलैक्स हो गए बेड पे लेट गए तो भी अच्छा लगा। आपको जो अच्छी वाली फीलिंग होती है ना, अब जो इंसान ड्रग ले रहा है उसके साथ दिक्कत पता है क्या है, उसको जब बुरा फील हो रहा था ना उसने ड्रग ले लिया, अब ड्रग का जब इफेक्ट उतरता है ना तो उसको फिर से बुरा फील होने लगता है। तो जैसे तुम्हें लेट के आराम मिल रहा है ना, उस इंसान को लेट के आराम नहीं मिलता, क्योंकि वो खुशी छोटी है ना, उसको फील नहीं होती, उसको ड्रग की आदत है, उसको बड़े सी खुशी फील होने की आदत है, उसके ब्रेन में हार्मोन रिलीज नहीं होते सही से, ठीक है। तो जो ड्रग्स लेते हैं ना उनको छोटी छोटी खुशियां फील नहीं होती, इसलिए ऐसे लोग दुनिया से पीछे हो जाते हैं। जैसे तुम अपने दोस्तों से बात करते हो, जो ड्रग एडिक्ट होगा वो फ्रेंड सर्कल में नहीं होगा, उसके सिर्फ ड्रग एडिक्ट फ्रेंड्स होंगे, सिर्फ ड्रग्स के लिए, वैसे कोई दोस्त नहीं होगा, उसको इंटरेस्ट ही नहीं होता, उसको खुशी नहीं होती किसी की जिंदगी जान के अपने डिस्कस करके। तो जो भी ड्रग एडिक्ट होते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो एंटी सोशल हो जाते हैं, सोसाइटी से अलग हो जाते हैं। तो ऐसे कहते भी है कि अगर आपको ऐसा लगे कि कोई पहले नॉर्मल था बिल्कुल थोड़ा थोड़ा अलग होता जा रहा है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दिस इज अ सैड कंडीशन ना।
इसलिए लोग एडिक्ट हो जाते हैं। देखो सोचो कोई ड्रग ले रहा है और उसको हैप्पीनेस हो रही है, और अगर वो ड्रग नहीं ले रहा तो वो हैप्पी नहीं है, तो सोचो कोई कितनी देर अनहैप्पी रह सकता है ना, है ना? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. 1 2 3 4 5 7, राइट? तो इसलिए जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, पहले तो उनके उनका ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा उनसे दूर रहना चाहिए, जैसे से जो भी ड्रग एडिक्ट होते हैं उनके साथ प्रॉब्लम है कि वो खुशी फील नहीं कर सकते, रिलैक्स फील नहीं हो सकते जैसे आप कर सकते हो। तो पहले तो ऐसों से दूर नहीं, ऐसों से दूरी बना के रखनी होती है। किस सेंस में कि सोचो अगर मैं यहाँ बैठी हूँ और मुझको ट्रेन आती दिख रही है, तो मैं कुछ स्टूपिड सा कर दूंगी ना। अगर मेरे सामने ट्रेन आ रही है, या तो मैं इधर उधर भागने लग जाऊंगी, या मैं तुम में से किसी को धक्का दे दूंगी, हो सकता है ना? Yeah, ma'am. No, तो जो ma'am. ड्रग एडिक्ट होते हैं उनके साथ सेफ तो नहीं होता है, राइट? और फिर जो ड्रग एडिक्ट होते हैं उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि सोचो वो हैप्पी फील नहीं कर पा रहे उन चीजों से जिनसे आपको हैप्पी फील हो रहा है, तो ये सैड बात है ना। तो ऐसी कंडीशन में आपको उनकी मदद करनी चाहिए। आप कैसे मदद कर सकते हो? उनके दोस्त बन के। दोस्त इन द सेंस आप उनसे बात कर सकते हो, उनको हेल्प की जरूरत है, आप उनको हेल्प प्रोवाइड कर सकते हो। आप बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र होते हैं ड्रग एडिक्शन को हटाने के लिए, स्पेशली यूथ के लिए होते हैं जो स्कूल से कॉलेज जाते हैं और कॉलेज से जॉब में शिफ्ट हो रहे हैं। सबसे ज्यादा डिप्रेशन उसी एक एज ग्रुप में है, आपके एज ग्रुप में, और मैं कह लूँ मेरे एज ग्रुप में, हमारे में डिप्रेशन ज्यादा है। तो उन केस में आप उनको हेल्प प्रोवाइड कर सकते हो, राइट? तो अगर फैमिली में या कोई नोन में कोई भी अलग सा बिहेव कर रहा है, तो आप थोड़ा उस चीज का ध्यान रखो, हो सकता है ये प्रॉब्लम में है, राइट? Yeah, ma'am. Yeah. अब हम चलते हैं कोका कोला, ठीक है जी। तो कोका एल्कोलॉइड आपको याद रह जाएगा कोका कोला से। एरिथ्रोजाइलम कोका इज अ प्लांट जिससे आपको एक केमिकल मिलता है जिसे हम कहते हैं कोका एल्कोलॉइड, ठीक है? Yeah, कोका ma'am. पीते हो? Yeah, ma'am. पता है उसके पीछे क्या लिखा होता है? पढ़ा है कभी? पढ़ा है? पूछ No, रही ma'am. हूँ। No, ma'am. दिस ड्रिंक कंटेन कैफीन, कैफीन होता है उसमें। कभी चाय पीते हो? तुम में से कोई लोग है जो चाय या कॉफी के एडिक्टेड है? घर में No. कोई है? घर में कोई है जो एडिक्टेड है? Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. मेरी मम्मी है, Yes, देखो ma'am. चाय ना पिए ना तो उनको चैन नहीं मिलता, ऐसा होता है। Yeah, ma'am. Yeah, Yeah, ma'am. ma'am. You, ma'am. There is a reason behind it. क्या होता है? These are the chemicals जो आपकी बॉडी में जाते हैं और आपको एक्टिव करते हैं। देखो चाय पीने के बाद, कॉफी पीने के बाद आंखें खुल जाती है, तो जिससे आंखें खुल गई वो डिप्रेशन नहीं है, वो स्टिमुलेंट है। पहला क्वेश्चन नीट का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टिमुलेंट? बाकी सब एग्जाम्पल देंगे, आपके सामने कोकेन लिखा होगा, तो कोकेन इज ए स्टिमुलेंट। तो आपको कोका एल्कोलाइट से मिला है और ये आपकी बॉडी को एक्सट्रीम हैप्पीनेस देता है, तो स्टिमुलेंट होता है, आपको जगा देता है, खुशियां देता है, ठीक है? अब जो कैफे ना क्वांटिटी पे डिपेंड करता है किसमें कितनी क्वांटिटी है। तो जब कोका कोला नया नया आया था ना, तो कोका कोला में कैफीन का अमाउंट थोड़ा ज्यादा होता था। तो अब जिसने पी कोका कोला उसको तो बहुत अच्छी लगी, तो अरे अरे जन्नत, इतनी खुशी इतनी खुशी, तो वो फिर कोका कोला के एडिक्ट हो गई। फिर उसके बाद इसका, आई थिंक ये यूएस में हुआ था कि इसका फिर स्टैंडर्ड सेट हुआ था कि इसमें कैफीन का अमाउंट बहुत ज्यादा है, इसे कम करो। और ये तो एक तरह से ड्रग सप्लाई हो गया। फिर कोका कोला में कैफीन का अमाउंट कम किया गया, लेकिन आज भी उसमें कैफीन है, तो लोग कुछ एडिक्टेड होते हैं। आई डोंट नो आप जानते हो या नहीं, पर कुछ लोग हैं जो एडिक्टेड होते हैं इन चीजों के। तो कोका कोला इज डेंजरस। वैसे भी कोल्ड ड्रिंक सोडा है, ज्यादा अमाउंट में डेंजरस होता ही है, राइट? तो जब आप चाय कॉफी लेते हो उनमें भी कैफीन होता है, कॉफी में ज्यादा होता है, चाय में कम होता है। इसलिए जो लोग कॉफी के एडिक्टेड होते हैं वो सुबह आंखें नहीं खोल पाते बिना कॉफी के। तो ये सब क्या है? इनमें कोका एल्कोलॉइड नाम का केमिकल है, ठीक है? और ये कहाँ से मिलता है? एरिथ्रोजाइलम कोका से। नाउ आप इसमें क्या क्या, कौन कौन से ड्रग आपको इससे मिल जाते हैं? कोका एल्कोलॉइड से आप बना सकते हो कोक, क्रैक एंड कोकीन, ठीक है जी। कोकेन आपने सुना होगा, आई गेस Yeah, ma'am. होता है। Yeah, ma'am. तो कोकेन आपको ऑप्शन कैसे, अगर नीट आपसे ये नहीं पूछेगा आपको कितनी नॉलेज है, वो सिंपली पूछ लेगा कि इसमें से स्टिमुलेट कौन सा है, डिप्रेशन कौन सा है। तो अगर मैं बोल दूं मॉर्फिन, ओके मेरी एग्जांपल नहीं सूझ रही है। अगर मैं बोल दूं आपको मॉर्फिन है, कोकेन है और आपके पास हीरोइन है और स्मैक है, तो इनमें से कौन सा है जो स्टिमुलेंट है? Cocaine. Cocaine. कोकेन है, Cocaine. बाकी सारे डिप्रेसेंट है, राइट? इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपको। अब क्वेश्चन ये है कि स्टिमुलेंट कैसे है, खुशियां कैसे दे रहा है? तो खुशी वाला हार्मोन कौन सा होता है? वो डोपामाइन बेटा, डोपामीन। डोपामीन। देखो कितनी खुशी, हाँ मैं खुश हूँ, मेरे दिमाग में डोपामिन सीक्रेट होगा, मैं तभी जेन्युइनली खुश हूँ।
एक होती है एक्सट्रीम खुशी। एक्सट्रीम खुशी के लिए एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं यूफोरिया। एक यूफोरिया नाम का बैंड भी होता था, वो तो मेरे भाई के जमाने में था, तब तो मैं भी छोटी थी। आई डोंट नो आपने सुना होगा कभी, सुना है किसी ने लकी अली का नाम? एंड देयर इज अ सैड जनरेशन। सो एक्सट्रीम हैप्पीनेस को बोलते हैं यूफोरिया। तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सा है जो यूफोरिया की फीलिंग देता है। तो यूफोरिया आपको होता है जब आप कुछ स्टिमुलेंट लेते हो, एक्सट्रीम हैप्पीनेस। पर एक्सट्रीम हैप्पीनेस क्यों होती है तो देख लेते हैं नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है। तो मान लो क्या देख के आपको ज्यादा खुशी होगी? अच्छा मान लेते रिजल्ट आया है, ठीक है, और अपने को पूरा विश्वास था कि हम उड़ गए। कोई एक सब्जेक्ट बोलो जिसमें तुम उड़ गए, बोलो भाई। फिजिक्स, अच्छा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। तो इस बच्चे को लगा कि मैंने उड़ जाना है केमिस्ट्री में, मैं तो नहीं बचती, ठीक है। जैसे जैसे मेरे को लगा था 12th के बोर्ड पे, मैं कहा फिजिक्स तो मुश्किल है, अब मेरे को नहीं लगता हो पाएगा काम। तो जो मेरे रिजल्ट आया था, मैंने देखी फिजिक्स से सबसे पहले, मैंने तो परसेंटेज भी नहीं देखे थे। मैंने कहा पहले बताओ फिजिक्स क्लियर हुई है नहीं। तो फिजिक्स क्लियर हुई थी, मैं बहुत खुश थी। मैंने जाते ही मम्मी को बोला मम्मी फिजिक्स क्लियर हो गई, मेरे को शुक्र है। थोड़ी देर के बाद 1-2 घंटे के बाद मेरी मम्मी को याद आया कि बाकी का रिजल्ट भी पूछना है। उन्होंने मुझसे पूछा, फिर मैंने रिजल्ट देखा। हम इसी में बहुत खुश थे कि फिजिक्स होगी, क्योंकि मेरे को फिजिक्स पसंद बहुत थी। तो मेरे को न्यूमेरिकल लगाने आते नहीं थे उस टाइम पे, यूट्यूब का इतना चलन होता नहीं था, टीचर मुझे कोई मिल नहीं रहा था। ट्यूशन सबके अफोर्डेबल ट्यूशन होती नहीं है, तो ट्यूशन अफोर्डेबल थी नहीं, ऐसे लोकल कोई फ्री में मिल नहीं रहा था। और न्यूमेरिकल मुझसे ऐसे लगते नहीं थे। तो ये एक एक कहानी थी। एनीवेज, तो अब क्या हुआ, नॉर्मल कंडीशन है, मैं बैठी हूँ, मेरा रिजल्ट आया, ठीक है, फिजिक्स देखा मैंने, फिजिक्स ओ भाई पास हो गई मैं खुश। एक्सट्रीम हैप्पीनेस है तो यूफोरिया। तो एक्सट्रीम हैप्पीनेस क्यों है? क्योंकि मेरे ब्रेन में न्यूरॉन थे, अभी भी है, खत्म नहीं हुए, हो जाएंगे कुछ दिनों में। तो न्यूरॉन ने, एक्सॉन टर्मिनल जो होते हैं न्यूरॉन के, उन्होंने सिक्रीट किया है केमिकल जिसका नाम है डोपामिन, ठीक है। उसने केमिकल सिक्रीट किया, मुझे हैप्पी हैप्पी हुआ। 2-3 घंटे बाद हैप्पीनेस कम हो गई ना, मतलब हैप्पीनेस है मुझे, लेकिन ऐसा तो नहीं है मैं ऐसे घूम रही हूँ, ऐसा तो नहीं होगा। नो मैम। पागल पागल, मतलब थोड़ी देर तो मैं पागल हुई थी, लेकिन 3-4 दिन से मैं ऐसी हूँ, फिजिक्स में पास हो क्यों हो, ऐसा तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो डोपामिन है पहले तो बाहर निकला, फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो वापस से एक्सॉन टर्मिनल में ब्रेक होके चला जाता है। केमिकल्स जो होते हैं ना वो रिलीज होते हैं, फिर ब्रेक होके वापस भी चले जाते हैं, फिर दोबारा रिलीज होते हैं जब जरूरत होती है। इस तरीके से होता है, एक तरीके की रिसाइकलिंग कह लो आप इसको, करते हैं न्यूरॉन, स्मार्ट होते हैं। तो ये नॉर्मल है। अब मैं नॉर्मल कंडीशन में आ जाऊंगी, खुश हूँ लेकिन अब मैं नॉर्मल हूँ, नहीं पागल बावली नहीं हुई। अब जिसने लिया स्टिमुलेंट, उसके साथ क्या हुआ? अब किसी ने लिया कोकेन, ठीक है जी। तो कोकेन किसी बच्चे ने लिया हुआ है, और मान लो कि उस बच्चे का एग्जाम्पल तो अच्छा नहीं लग रहा मुझे बोलते हुआ ना, चलो किसी बड़े को बोलते हैं कि उसकी प्रमोशन होगी, ठीक है, और उसने कोकेन लिया, तो क्या हुआ? उसके दिमाग में भी डोपामिन ही रिलीज हुआ, खुशी का तो यही है ना। तो उसके दिमाग में भी डोपामिन यूज हुआ, वो भी खुश, हाँ बहुत बढ़िया, मेरे पास मेरी प्रमोशन होगी। लेकिन अब उसने कोकेन कंज्यूम कर लिया। तो कोकेन क्या करता है कि ये देखो, जो ये न्यूरॉन था ना, इसी के अंदर वापस जाना था डोपामिन ने, लेकिन इस न्यूरॉन के रिसेप्टर पे जाके कोकेन बैठ गया। कोकेन भाई साहब यहाँ जाके बैठ जाते हैं। अब अगर हर जगह कोकेन बैठ गया तो क्या डोपामिन वापस जा पाएगा? नो मैम। नहीं, नो नो मैम। डोपामिन वही रहता है। अब ये बाबलों की तरह 2 दिन से खुश है, मेरी प्रमोशन होगी, मेरी प्रमोशन होगी, मेरी प्रमोशन होगी, बाबले हो गए ना। तो जब तक कोकेन बैठा रहेगा तब तक उसको वो एक्सट्रीम हैप्पीनेस रहेगी। फिर एक टाइम के बाद कोकेन का रिसेप्टर भी तो उतरेगा। तो जब कोकेन का इफेक्ट उतरेगा उसकी बॉडी से, फिल्टर होने लगेगा। तो जब कोकेन का इफेक्ट उतरेगा तो रिसेप्टर फ्री हो गए, डोपामिन बाहर चला गया। अब इंसान को खुशी होगी? नो मैम। नहीं। तो अगली बार और खुशी करने के लिए, इतनी एक्सट्रीम खुशी के लिए उसको फिर से कोकेन लेना पड़ेगा। जो मुझे नॉर्मल खुशी फील हो रही थी ना, इस इंसान को फील ही नहीं होगी, क्योंकि उसने कोकेन की मदद ली। तो ड्रग्स इसलिए खतरनाक होते हैं, वो आपको नॉर्मल खुशियों से दूर कर देते हैं, आर्टिफिशियल खुशी की आदत डाल देते हैं। समझ में आया? ये मैम। चलो किसी को कोई डाउट? नो नो मैम। मैम। अब इनटेक कैसा है? इनहेल कर लो, इंजेक्शन लगा लो, खा लो, किसी भी तरीके से ले लो। इसका एक फैक्ट है कि एक्सेस डोज अगर इसकी ले ली जाए तो ये भी हेलुसिनेशन करता है। हेलुसिनेशन मतलब दो दो देखना, हाँ जो नहीं है वो दिखना। हाँ, जो नहीं है वो दिखना। मैं बैठी हूँ और मेरे को परियां आती दिख रही है, मैं मेरे फ्लैट में परी आ गई, दैट इज हेलुसिनेशन। कभी कभार तबीयत बहुत खराब होती है तब भी हेलुसिनेशन होता है। आपके साथ हुआ है कभी? नहीं? नो नो मैम। मैम। नहीं। जब मैं छोटी थी ना, तो एक बार मैं बहुत ही बीमार थी, स्कूल में थी मैं,
मेडिकल में थी, मेरे को पूरा विश्वास है क्योंकि मैंने बहुत साइंस लगाई थी इस कॉन्सेप्ट पे कि ये हुआ क्या। मैं बहुत ही ज्यादा बीमार थी। जैसे मुझे याद नहीं है क्या हुआ था, मुझे मुझे इतना पता है कि मैं बेड से नहीं उठ पा रही थी, इतनी बीमार थी मैं। और ऐसे कम ओकेजन्स हुए हैं कि ये बेड से ना उठ पाए, ये तो इधर उधर ही घूम रहा होता है। सो मुझे याद है मैं उठी बेड से, मम्मी ने कहा मुंह धो ले, काफी दिनों से ऐसी थी ना बेड पे, तो ना मुंह धो ले। मैं कहा ठीक है, मुझे जितना याद है। तो मैं वॉशरूम में गई, दरवाजा खोला, उसमें क्या था, इधर विंडो थी। अरे कहानी बता रही हूँ, रो क्यों रही है तुम? तो इधर विंडो थी और कुछ नहीं था। और विंडो में जाली लगी होती है, वो जाली वाली विंडो थी, कुछ अंदर नहीं आ सकता था, सिर्फ रोशनी आती थी। तो जैसे मैं अंदर गई, मैं सामने देख रही तो मेरे सामने सामने उस विंडो की जाली से एक पिजन निकल के आया। और मैं उसको देखती रही, पिजन कैसे आ सकता है अंदर? जाली से तो नहीं आ सकता। पक्का मैं साइंस स्टूडेंट थी क्योंकि मैं बहुत साइंस के कॉन्सेप्ट लगा के मैंने सारा देख लिया जाली को। मैं कहा हो क्या रहा है, और वो पिजन आया और वो ऊपर जाके बैठ गया, और वो मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रही हूँ। और मैं कंफ्यूज हूँ कि हो क्या रहा है। और फिर मैं बाहर निकली और मैंने मम्मी को आवाज दी, मैं कहा मम्मी, जैसे मम्मी आई, मैं कहा पिजन, ऊपर देखा तो पिजन नहीं है। पिजन साइलेंटली तो मूव करता नहीं है बाहर, आवाज तो आती है, मेरे सर के ऊपर से जाता, दरवाजा तो एक ही था। तो वो एक मिस्ट्री रही थी। तो फिर मुझे उस दिन पता चला था हेलुसिनेशन इसको कहते हैं, चीजें नहीं होती है, वो दिखाई देती है। तो कभी कभार आप बहुत बीमार होते हो ना, तो भी ऐसा हो जाता है हेलुसिनेशन, मेरे साथ हुआ है तो मैं सोचा बता दूं। ठीक है जी, यस मैम। चलो। अब हेलोसिजन, बहुत सारे ड्रग्स और भी होते हैं। हेलोसिजन्स मतलब जो हेलुसिनेशन करते हैं, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आता है एलसीडी के ऊपर, इसमें से क्वेश्चन आता है आपको एट्रोपा बेलिडोना पे, ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे वाले प्लांट्स जिनको कंज्यूम करने से हेलुसिनेशन हो सकते हैं। देखो कुछ लोग ना रियल वर्ल्ड में नहीं रहना चाहते, जैसे रियल वर्ल्ड कॉम्प्लिकेटेड है, लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पूरा दिन काम करो, वेजेस अच्छे नहीं मिलते हैं, है ना। स्पेशली जिसके पास एजुकेशन नहीं है उसको वेजेस बहुत कम मिलते हैं। जैसे मैं कंपनी में काम करती थी, तो हम लोग वहाँ पे नाइट शिफ्ट में जाते थे, तो जो भैया सिक्योरिटी पे आते थे वो भी हमसे 1 साल ही बड़े थे, तो वो भी नहीं, वो मेरे से छोटे थे, तो वो भी नाइट शिफ्ट पे आते थे। लेकिन उनके पास एजुकेशन नहीं थी, मैं तो टीचर थी वहां पे, राइट। तो उनका क्या होता था कि उनकी जो वेजेस थी उनकी उनको मिलते थे कितने थे उनके, आई थिंक 9,000 उनको मिलते थे मंथली। अब सोचो उनकी शिफ्ट थी 12 घंटे की, मेरी 8 घंटे की थी, मेरे को उनसे बहुत ज्यादा पैसा मिलता था, उनको कम मिलता था। उनके लिए ज्यादा डिफिकल्ट होगी ना, मेहनत तो उन्होंने भी की, मैंने भी की, राइट। लेकिन एजुकेशन नहीं थी, इस वजह से उनको उसका लॉस हुआ। तो क्या होता है जब लोगों को लॉस होता है लाइफ से, तो वो चाहते हैं हमें एक हाइपोथेटिकल वर्ल्ड मिले, तो वो हेलोसिनोजेंस को यूज करते हैं, विच इज नॉट राइट। तो आपको इस चीज की नॉलेज है तो आप दूसरों को भी नॉलेज देना कि इससे नुकसान होता है। अब हेलोसिजन, हेलुसिने हेलुसिनोजेंस हेलुसिनोजेंस जो होते हैं वो किस किस से ऑब्टेन हो सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो जो धतूरा होता है वो आपको मिलता है धतूरा से, धतूरा इज ए प्लांट नेम, तो आप धतूरा से धतूरा याद कर सकते हो। हाँ वंश, यस ठीक है। ये देखो आपसे नीट ने क्वेश्चन ही पूछना है तो ना याद करने का तरीका ढूंढ लिया करो कि जो धतूरा प्लांट है ना उसका जो सीड है उससे आपको केमिकल मिलता है धतूरा, ठीक है। ये क्या करता है, हेलुसिनेशन, मतलब कि चीजें आपको वो दिखाएगा जो एग्जिस्ट नहीं करती। पिजन का एग्जांपल याद कर लेना, ठीक है जी। यस मैम। एट्रोपा बेलेडोना से आपको, इस प्लांट से आपको केमिकल मिलता है एट्रोपिन। एट्रोपिन इज ए केमिकल जो क्या करता है, आपके प्यूपिल को डायलेट करता है। डायलेट मतलब खोल देना या बंद करना। कॉन्स्ट्रिक्ट और डायलेट क्या मतलब होता है? खोलना। हाँ, डायलेट करना का मतलब आपके जो प्यूपिल होते हैं ना आइस के, देखो प्यूपिल जितने होते हैं उतनी लाइट अंदर जाती है, तो जब बाहर रोशनी होती है आपके प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, और जब बिल्कुल रोशनी होती है प्यूपिल डायलेट हो जाते हैं ताकि वो देख पाए। इसलिए अंधेरे में जब जाते हो आप सडनली, तो प्यूपिल बहुत छोटू होते हैं, उनको दिखता नहीं है, फिर वो धीरे धीरे डायलेट होते हैं, तभी आपको अंधेरे में दिखना स्टार्ट होता है। ऐसे थोड़ी बाद में रोशनी हो जाती है, पर दिखने लग जाता है। तो एट्रोपा बेलेडोना से आंख एकदम खुल जाती है। तो अगर किसी ने एट्रोपा बेलेडोना का एट्रोपिन खाया है, एट्रोपिन केमिकल कंज्यूम किया ना, तो उसके डायलेटेड प्यूपिल से पता चल जाता है। तो डॉक्टर चेक भी कर लेते हैं, आंखें देख के बता देते हैं ना कि इसने कुछ किया है, ऐसी चीजों से पता चलता है। एक और ड्रग है दैट इज एलसीडी। एलसीडी पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है और ये आपको फंगस से मिलता है। देखो अभी तक मैंने आपको प्लांट बताया है, एक लोता है जो मैंने आपको फंगस से बताया। तो फंगस नेम इज क्लेविसिप परप्यूरा, राइट। देख ले इसको, यस मैम। ये मैम। क्लेविसिप परप्यूरा इज द फंगस। मुझे फोटो आ जाए तो बढ़िया हो जाएगा।
दिख रहा है आपको फंगल इन्फेक्शन? Yes, ma'am. ये देखो, सो क्लेविसी पर्पूरा ये फंगस है जो लग गई है। अब ये फंगस से भी केमिकल निकाल लेते हैं, मतलब लोग इतने बावले हैं, फंगस से भी निकाल लेते हैं ड्रग्स। सोचो, सो दिस इज द मोस्ट पोटेंट वन। पोटेंट का मतलब है जो सबसे खतरनाक हेलुसिजन है। तो अगर आपको बहुत सारे हेलुसिजन का नाम दे तो उसमें आपसे मोस्ट पोटेंट पूछा जा सकता है। तो नीट का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो मोस्ट पोटेंट वुड बी एलसीडी। क्लियर? Yeah, ma'am. Yes. Yes, ma'am. ठीक है, लिखा आप लोगों ने सब? Yeah, ma'am. राइट, चलिए नेक्स्ट इज, अगर मैं जनरली ड्रग्स की बात करूं तो आपने देखा कि जो ओपियोइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो डिप्रेशन करते हैं नर्वस सिस्टम का, राइट? और वो डिप्रेस कर देते हैं, मतलब बॉडी के फंक्शन को स्लो कर देते हैं ना। तो जब बॉडी के फंक्शन स्लो हो गए तो मतलब कामनेस की फीलिंग आएगी ना, रिलैक्स वाली फीलिंग आएगी, ठीक है? तो ओपियोइड क्या करते हैं, डिप्रेस करते हैं। एक होते हैं हेलुसिजेंस, हेलुसिजेंस होते हैं जो हेलुसिनेशन कॉज करते हैं। तो एग्जांपल बता सकते हो? LCD. और धतूरा। धतूरा, और एंट्रोपिन। एट्रोपिन केमिकल का नाम है, ठीक है? एक होते हैं स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट है जो आपकी बॉडी को एक्टिव कर देते हैं, है ना? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, अब देखो स्टिमुलेंट दो टाइप के, एक माइल्ड और एक स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग जो है उसका एग्जांपल होगा कोकेन, और माइल्ड का एग्जांपल है जो आपके घरों में है, टी एंड कॉफी। सो दैट इज ऑल्सो स्टिमुलेंट। इसलिए कहते हैं कि चाय कॉफी की आदत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके बिना फिर जिया नहीं जाता, सिर दर्द होता है। एक होते हैं सिडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स क्या होते हैं, जो इंड्यूस करते हैं स्लीप को। तो आपने कभी देखा है कि अगर किसी को सुलाना होता तो उसे सिडेटिव्स दिए जाते हैं? कभी ये वर्ड सुना है मूवीज वगैरह में? सिडेटिव्स का मतलब होता है वो केमिकल जो नींद कर दे। तो आपने जब जुकाम होता है, अच्छा जब कोल्ड होता है, तो कोल्ड की मेडिसिन खा के नींद आती है? Yes, ma'am. सिडेटिव्स होते हैं उसमें, वो आपको सुलाने के लिए होते हैं ताकि आप सो और आपकी बॉडी रिलैक्स कर दे। तो सिडेटिव्स इंड्यूस करते हैं स्लीप। तीसरा, ये लास्ट होते हैं ट्रैंकुलाइजर। आपने कभी वो देखा है जैसे मारते हैं जानवर को बेहोश करने के लिए? Yes, ma'am. अब सोचो शेर को चोट लगी है, अब शेर को पास जाके तो मैं बोल नहीं सकती ना कि आप भैया तेरे को बैंडेड लगाऊं, कहेगा इधर आ मैं तेरे को पहले खाऊं। है ना? तो फिर क्या करूंगी, तो पहले है उसको ट्रैंकुलाइजर से किसी को बोलूंगी भैया इसको बेहोश करो, ऐसे नहीं जाऊंगी मैं। तो ट्रैंकुलाइजर क्या होता है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करते हैं। केमिकल्स होते हैं, जनरली क्या करते हैं, छोटे से जैसे तीर है तो तीर के निप पे लगा देते हैं, वो उसको मारो तो वो बेहोश हो जाते हैं, राइट? तो ये कामनेस कॉज करते हैं, तो जो एनिमल है वो बेहोश हो जाएगा। ट्रैंकुलाइजर बहुत यूज होते हैं एनिमल्स पे, तो उनको ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं, बाकी मिस यूज तो हर तरीके से होता ही है। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। जितना मैंने लिखा है उतना जरूर कर लेना, एक्स्ट्रा करो ना करो। क्लियर है ये बात? Yeah, ma'am. Yes, Yes, ma'am. चलिए, कितना टाइम बचा है? अरे ये क्या हो गया, एग्जैक्टली 15 मिनट खत्म। कमाल है, मैं तो क्वेश्चन